हेलो दोस्तों, आज मैं किंगडम के सीक्वल सीजन सेकंड को एक्सप्लेन करूंगी जो कि मार्च 2020 में रिलीज हुआ था। इस सीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे जो सीजन फर्स्ट में नहीं मिल पाए थे, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने किंगडम सीजन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी लाइन पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। सीजन सेकंड की शुरुआत 3 साल पहले एक फ्लैशबैक से होती है जहां जोशियान फोर्सेस सैंजो में पीछे हट गई थी क्योंकि जापानी ट्रूप्स ने ग्योंगशांग पर कब्जा कर लिया था। शहर के बाहर एक आर्मी कैंप में लॉर्ड जो हक्जू फिजिशियन ली से मिलते हैं जो उन्हें रेजुरेक्शन प्लांट दिखाते हैं और फिजिशियन ली बताते हैं कि इस प्लांट का इस्तेमाल मरे हुए को जिंदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये केवल फ्रेश डेड बॉडीज पर काम करता है। लॉर्ड जो हक्जू एक ऐसे फील्ड पर जाते हैं जहां सोल्जर्स के डेड बॉडीज को रखा गया था, जहां उनकी मुलाकात ग्योंगशांग के गवर्नर लॉर्ड एनहान से होती है। यहाँ साफ पता चलता है कि पास्ट में ऐसा जरूर कुछ हुआ था जिसके वजह से जो हक्जू को रेजुरेक्शन प्लांट के बारे में काफी कुछ पता था और लॉर्ड एनहान को भी इन ज़ॉम्बीज के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने इतने आसानी से विलेज में प्रिंस एंड आर्मी को ज़ॉम्बीज से बचाया था। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ क्राउन प्रिंस एंड लॉर्ड एनहान सैंजू को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें अब ये पता है कि ज़ॉम्बीज दिन में भी अटैक कर सकते हैं। पर इस सरप्राइज अटैक के चलते वो अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो उन्होंने डिफेंस के लिए प्रिपेयर किया था, जिसकी वजह से प्रिंस एंड आर्मी को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि ज़ॉम्बीज गेट तक पहुंच गए थे। लॉर्ड एनहान सजेस्ट करते हैं एक सीक्रेट पैसेज को यूज करके सिटी के अंदर पहुंचने को। जब सब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें डोर लॉक मिलता है और वो सुरंग के एंट्रेंस पर फंस जाते हैं। लॉर्ड एनहान एंड ट्रूप ज़ॉम्बीज को रोक के रखती है, तब तक मुयोंग गेट ओपन करता है पर डोर के टूटने की वजह से वो उसे बंद करने में नाकामयाब होते हैं। पर डिओक्सियोंग जो ज़ॉम्बीज द्वारा काट लिया गया था वो खुद को सैक्रिफाई करता है और चेन से खुद को डोर में बांध के रास्ते को ब्लॉक करता है। बाकी सब आगे बढ़ते हैं जहाँ योंगशिंग डिओक्सियोंग के थ्रोट कट करके उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने से रोकता है। मीनवाइल सियोबी एंड चो बियोमपॉल ज़ॉम्बीज से बचने के लिए फ्रोजन वैली से बाहर निकलते हैं। सियोबी को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज धूप से नहीं हीट से डरते हैं और विंटर के चलते ज़ॉम्बीज ऑल टाइम एक्टिव रहेंगे। वो ये भी जानती थी कि ज़ॉम्बीज पानी पार करके नहीं पहुंच सकते उन तक, इसलिए वो दोनों अब सैंजू भी वापस नहीं जा सकते। वो सजेस्ट करती है कि वो मूंगयांग सेजेई जाएंगे जहाँ बियोमपॉल अपने अंकल जो हक्जू के कनेक्शन से प्रोटेक्शन गेन कर सकते हैं। इन कैपिटल हैंगयांग में मिनिस्टर ऑफ वॉर अपने हेड के रिक्वेस्ट पर रॉयल कमांडरी विजिट करते हैं, जहां हेड ऑफ रॉयल कमांडरी कई प्रेग्नेंट वुमेन्स के मर्डर के बारे में मिनिस्टर ऑफ वॉर को इन्फॉर्म करते हैं। वो बताते हैं कि एक औरत कई देर तक इसलिए जिंदा रही ताकि कल्प्रिट्स को पकड़वा सके और कल्प्रिट क्वीन के प्राइवेट रेसिडेंस नाइसियोन जाई से है। कैपिटल के दूसरे हिस्से में क्वीन एक जादूगर से मिलती है। एक कोर्ट लेडी क्वीन को वार्न करती है कि रॉयल कमांडरी ने नाइसियोन जाई की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, पर क्वीन इन सब में अपने फादर जो हक्जू को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ये सीक्रेट सबसे छुपाने को कहती है। जादूगर क्वीन को बताती है कि जल्दी उन्हें प्रिंस होगा। बैक एट मूंगयांग सेजेई बियोमपॉल एंड सियोबी जो हक्जू से मिलते हैं। लॉर्ड जो हक्जू बियोमपॉल को डोंगने के मजिस्ट्रेट के रूप में उसकी असफलता के लिए उसे पहले फटकार लगाते हैं, विशेष रूप से क्राउन प्रिंस को अपने बेटे बियोमएल को मारने की अनुमति देने के लिए। पर बियोमपॉल हेवेंजो कबीले का एकमात्र उत्तराधिकारी बचा हुआ था, इसीलिए वो उसे रहने की अनुमति देता है। वो सियोबी के लिए भी रूम प्रिपेयर करने को कहता है, ये जानने के बाद कि वो फिजिशियन ली के अंडर काम करती थी। इन सैंजू लॉर्ड एनहान को इन्फॉर्म किया जाता है कि 5 दिन का ही अनाज बचा है इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। एक असिस्टेंट लॉर्ड एनहान को
को बताता है कि लॉर्ड जो हक जू ने जरूर उनसे इस डिजीज के बारे में कुछ छुपाया है एंड एडमिट करता है ये करंट प्लेग कर्मा है जो कुछ भी उन लोगों ने वॉर के टाइम पर किया। लॉर्ड एनयान को वॉर के टाइम पे किए गए काम पर रिग्रेट नहीं था क्योंकि ग्योंगशान को बचाने के लिए ये जरूरी था। यहाँ साफ पता चलता है कि वॉर के टाइम पे ऐसा जरूर कुछ हुआ था जो कि सही नहीं था। खैर मू योंग ये सारी बातें सुन लेता है और क्राउन प्रिंस को इन्फॉर्म करता है, पर क्राउन प्रिंस मू योंग पर चो हक जू के लिए काम करने का आरोप लगाता है। वो बताता है कि लॉर्ड एनयान ने पहले ही उसे ग्रुप में गद्दार होने की बात बता दी थी, जिसने लॉर्ड चो हक जू को उनकी मूवमेंट के बारे में बताया था। यहाँ मू योंग कुछ भी एक्सेप्ट करता उससे पहले ही एक गोदाम में आग लगने से उनकी बातचीत रुक जाती है, जिससे उनके फूड स्टोर नष्ट हो जाता है। बाद में एक क्लर्क एक्सेप्ट करता है कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ अनाज चुरा रहा था और उसकी गलती के वजह से लैंप गिर गया जिससे आग लग गई। इन द कैंप एट म्यूंगयांग सीओबी रेजरेक्शन प्लांट को इंस्पेक्ट करती है और आशा व्यक्त करती है कि वो इसका उपयोग बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकती है, पर चो हक जू उस प्लांट को देख के उससे पूछता है क्या तुम जानती हो ये क्या है। बियोम पॉल बताता है कि ये प्लांट डिजीज का कारण है। यहाँ सीओबी एडमिट करती है कि फिजिशियन ली के जर्नल से उसे पता चला कि रेजरेक्शन प्लांट को कैसे यूज करना है डेड पीपल को जिंदा करने के लिए। लॉर्ड चो हक जू सीओबी को कैपिटल चलने की तैयारी करने को कहता है, लेकिन उसके जाने से पहले उसे एक आखिरी काम पूरा करना है। सैंगजू की पॉपुलेशन अब भुखमरी का सामना कर रही थी। प्रिंस डिसाइड करता है कि वो अपने लॉयल सपोर्टर्स के साथ सेजेई में जाके चो हक जू को मार देगा। प्रिंस एंड हिज ग्रुप म्यूंगयांग सेजेई के आर्मी कैंप में घुस के चो हक जू की तलाश करते हैं, जहां योंगशिन नोटिस करता है कि कैंप सस्पिशियसली एम्प्टी है। प्रिंस मेन हॉल तक पहुंचता है और सरप्राइज होता है क्योंकि सैनिकों ने चो हक जू के ऑर्डर पर प्रिंस को उसके इन्फेक्टेड फादर के साथ हॉल में बंद कर दिया था और लॉर्ड एनयान, मू योंग एंड योंगशिन को बिल्डिंग के बाहर ट्रैप कर लिया जाता है। लॉर्ड चो हक जू आके अनाउंस करते हैं कि किंग पर्सनली आए हैं गद्दारों को पनिश करने। वो लॉर्ड एनयान को उनका साथ देने को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लॉर्ड एनयान चो हक जू को ज्वाइन करने से रिफ्यूज करता है और पब्लिकली अनाउंस करता है कि उसने किंग को रेजरेक्शन प्लांट से मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया और प्रिंस सही हकदार है किंग बनने का। लॉर्ड चो हक जू एनयान को शूट करने का ऑर्डर देते हैं। सोल्जर्स एनयान को मारना ना चाहते हुए भी चो हक जू के प्रेशर में आके उन्हें शूट कर देते हैं। लॉर्ड एनयान हॉल का दरवाजा खोलते हैं जहां प्रिंस ने किंग का सिर काट दिया होता है खुद के सेल्फ डिफेंस में। प्रिंस लॉर्ड एनयान से माफी मांगता है, जहां लॉर्ड एनयान उसे राइटफुल किंग बुलाते हैं और मरने से पहले कुछ विस्पर करते हैं प्रिंस के कानों में। लॉर्ड चो हक जू किंग के सिर को उठाते हुए किंग्स मर्डरर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इन कैपिटल हैंगयांग हेड ऑफ द रॉयल कमांडरी नाइसियोनजाई में हुए सेवरल मर्डर्स को जोड़ते हुए क्वींस रेसिडेंस को सर्च करना चाहते थे। मिनिस्टर ऑफ वॉर उन्हें ये करने से वार्न भी करते हैं, पर वो बचे हुए औरतों को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने को इंसिस्ट करते हैं। मीनवाइल क्वीन को इन्वेस्टिगेशन का पता लगते ही वो सारी औरतों को पालकियों में वहाँ से निकलवा देती है। हेड ऑफ कमांडरी रेसिडेंस को सर्च करते हैं और फर्श पर खून के निशान पाते हैं और बगीचे में ढीली मिट्टी पाते हैं, जैसा किसी ने वहाँ कुछ गाड़ा हो। वो पालकियों का पीछा करते हैं और प्रेग्नेंट औरतों और न्यूली बॉर्न्स की लाशें पाते हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को दिखाते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि सारे फीमेल बेबीज को गला घोट के मारा गया है, सिर्फ मेल बेबी ही मरा हुआ पैदा हुआ था। इसका मतलब कल्प्रिट बेबी बॉय के सर्च में है। हैनयांग तक किंग के डेथ की खबर पहुंचती है। मिनिस्टर्स किंग्स फ्यूनरल की प्रिपरेशन करते हैं। मिनिस्टर ऑफ वॉर थ्रोन को खाली नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए सही उत्तराधिकारी खोजना चाहते थे, पर अदर मिनिस्टर्स क्वीन के डिलीवरी तक वेट करना चाहते थे। तभी उन्हें क्वीन के लेबर में होने की न्यूज मिलती है। मिनिस्टर ऑफ वॉर हेड ऑफ कमांडरी से मिलके क्वीन पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को कहते हैं। मूंगयांग सेजेई में सीओबी बियोमपाल के क्रेडेंशियल यूज करके प्रिंस से मिलती है। प्रिंस उसे उसी के लाए हुए पानी से कुछ लिख के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड एनयान के बॉडीगार्ड डिस्कस करते हैं कि उसी गद्दार ने लॉर्ड चो हक जू को इन्फॉर्म किया होगा उनके वहां आने का। योंगशिन भागने और बदला लेने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ किंग की बॉडी को कैपिटल ले जाने की तैयारी चल रही थी। लॉर्ड चो हैनयांग के लिए रवाना
होने से पहले गद्दारों को बुलवाते हैं। योंगशिन एंड अदर सोल्जर्स मौका पाके अपना रास्ता क्लियर करते हुए लॉर्ड चो हक जू तक पहुंचते हैं। योंगशिन लॉर्ड चो पर शूट करता है बट अनदर सोल्जर वो गोली अपने पर ले लेता है। क्राउन प्रिंस भी सीन पर अराइव करते हैं। कैंप के अदर साइड पर हलचल होती है और लॉर्ड एनयान का ज़ॉम्बी वर्जन बाहर आता है। यहाँ हुआ ये था कि लॉर्ड एनयान ने मरने से पहले प्रिंस को अपनी बॉडी यूज करके सच्चाई सामने लाने को कहा था। इसीलिए प्रिंस ने सीओबी से लॉर्ड एनयान को रिजरेक्शन प्लांट से ज़ॉम्बी बनवाया। ज़ॉम्बी लॉर्ड एनयान आगे बढ़ते हुए लॉर्ड चो हक जू को काट लेते हैं। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले जापानीज अटैक में सैंगजू को बचाने के लिए लॉर्ड चो हक जू ने लॉर्ड एनयान को कन्विंस किया था कि बीमार सिविलियंस को मार के ज़ॉम्बी आर्मी बना के वॉर जीता जा सकता है। यहाँ लॉर्ड एनयान आर्मी ने सुमंग नाम के विलेज के लोगों को मार दिया था और फिजिशियन ली ने उन्हें ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट किया था, जिसके चलते वो लोग वॉर जीत गए थे। इन प्रेजेंट प्रिंस ज़ॉम्बी लॉर्ड एनयान को सर काट के उन्हें मार देता है और सबको लॉर्ड चो हक जू की सच्चाई बताता है कि जैसे लॉर्ड एनयान को सीओबी ने जिंदा किया वैसे ही लॉर्ड चो हक जू ने किंग को जिंदा किया था। वो फिजिशियन ली की जर्नल भी हेड ऑफ रॉयल आर्मी को दिखाते हैं और लॉर्ड चो हक जू को गद्दार साबित करके अदर सोल्जर्स को अपने साइड कर लेते हैं। सेना का सहयोग प्राप्त करने के बाद प्रिंस सैंगजू में सिविलियंस के लिए फूड सप्लाई करवाते हैं। वे ज़ॉम्बीज को दूर रखने के लिए तोप की आग की बौछार का उपयोग करते हैं, जबकि सोल्जर सीक्रेट पैसेज से सिविलियंस को फूड सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ सीओबी लॉर्ड चो हक जू को ऑब्जर्व करती है और बताती है वो शायद ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। जैसे डैनाई मरा था वैसे ही धीरे धीरे वो मर रहे हैं। बियोम पॉल सीओबी को कुछ मेडिसिन देता है ताकि वो लॉर्ड चो हक जू को बचा सके, पर सीओबी बताती है ये मेडिसिन काम नहीं आएंगे, पर उसे डाउट होता है क्योंकि वो मेडिसिन आफ्टर मिसकैरेज यूज होती हैं। वो बियोम पॉल से उसके बारे में पूछती है। वो बताता है कि ये क्वीन ने उससे मंगवाया था और हाल ही में क्वीन ने उसे यूज किया है, पर तब तक दरवाजे पर कोई आ जाता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। प्रिंस के वापस आने पर उन्हें लॉर्ड चो हक जू के वहाँ ना होने की खबर मिलती है और यहाँ पता चलता है असली गद्दार का, जो और कोई नहीं मू योंग था। वो लॉर्ड चो हक जू के साथ सीओबी एंड बियोम पॉल को भी साथ ले गया था। इन फ्लैशबैक मू योंग ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को नाइसियोनजाई में छोड़ा था आफ्टर किंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्मॉल पॉक्स और जल्द ही वापस आने का प्रॉमिस किया था। चो बियोम इल ने मू योंग को धमकी दी थी कि अगर वो क्राउन प्रिंस की हर हरकत की खबर उसे नहीं देगा तो उसकी वाइफ को मार देगा। इन प्रेजेंट योंगशिन ऑफर्स टू यूज हिज ट्रैकिंग स्किल्स टू फाइंड मू योंग और प्रिंस ट्राई करता है लॉर्ड चो तक पहुंचने का बिफोर ही रीचेस हैनयांग। इन कैपिटल हेड ऑफ कमांडरी क्वीन पैलेस में जबरदस्ती घुसता है टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, पर उस टाइम पर क्वीन लेबर में थी, इसी जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और एक सर्वेंट क्वीन को इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की न्यूज देती है। ऑन द रोड टू हैनयांग सीओबी मू योंग को फोर्सफुली रोकती है क्योंकि लॉर्ड चो हक जू की तबीयत खराब हो रही थी। सीओबी मेडिसिन लेकर जब वापस आती है तब बियोम पॉल को वहाँ नहीं पाती। सीओबी को अभी लग रहा था कि मू योंग प्रिंस का कमांड फॉलो कर रहा है, इसलिए वो उसे वहीं प्रिंस का वेट करने को कहती है, बट शी रियलाइज सून कि मू योंग इज वर्किंग फॉर लॉर्ड चो हक जू। वो उसे क्वीन द्वारा लिए जाने वाले मेडिसिन के बारे में बताती है जो आफ्टर मिसगैरेज लिया जाता है। यहाँ मू योंग को क्वीन पर डाउट होता है और वो लॉर्ड चो हक जू को इंट्रोगेट करने पहुँचता है, पर सोल्जर्स आके मू योंग को शूट करते हैं, जो कि लॉर्ड चो हक जू के ऑर्डर पर बियोम पॉल ने बुलाया था। बियोम पॉल सीओबी को साथ चलने को बोलता है। मू योंग सीओबी को सच्चाई जान के उसे सबको बताने के लिए बियोम पॉल के साथ जाने के लिए बोलता है। मू योंग फॉरेस्ट की तरफ जाता है जहाँ उसे प्रिंस मिलता है। वो उससे माफी मांगता है और क्वीन के कॉन्स्पिरेसी के बारे में इन्फॉर्म करता है। इन हैनयांग मू योंग की वाइफ एक लड़के को जन्म देती है जो क्वीन को सौंप दिया जाता है। सीओबी एंड चो बियोम पॉल कैपिटल पहुंचते हैं अनकॉन्शियस चो हक जू के साथ। वो उन्हें उसके स्टेट में ले जाते हैं जहां सीओबी फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि चो हक जू को क्योर कैसे करे। उसे याद आता है कि इन्फेक्टेड वाटर क्रॉस नहीं करते। वो लॉर्ड चो को वाटर में सबमर्ज करती है। लॉर्ड चो रिएक्ट्स वायलेंटली, पर उनके वुंड से पैरासिटिक बॉम्ब्स निकलते
करते हैं। इसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। एट पैलेस, कोर्ट रिसीव्स अ न्यूज अबाउट क्वीन हैज बर्थ अ बॉय। दूसरी तरफ नाइसियोनजाई में प्रिंस मू योंग की वाइफ को सेव करता है। इन कैपिटल, जो हकजू वापस आके उन सभी सोल्जर्स जिन्होंने प्रिंस का साथ दिया था, उनकी फैमिलीज और हेड ऑफ कमांडरी को मार डालने का ऑर्डर पास करते हैं। सीओबी योंगशिन को कैपिटल में देखती है और वो उसे एक अबैंडन बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ प्रिंस सीओबी को मू योंग की वाइफ को एग्जामिन करने को कहता है। यहाँ सीओबी प्रिंस से प्लेग के रियल कॉज उन वॉर्म्स के बारे में बताती है जो उन प्लांट्स के नीचे अपना एग ले करते हैं। However, she admit that she does not yet have a cure. Returning to Cho's villa, सीओबी रिक्वेस्ट करती है लॉर्ड चो से कि वो एज अ क्वीन फिजिशियन वर्क करना चाहती है। लॉर्ड चो हकजू सीओबी के साथ क्वींस पैलेस पहुंचता है। क्वीन अपने फादर का वेलकम करती है, पर लॉर्ड चो हकजू सीओबी से क्वीन के पल्स चेक करवाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि क्वीन प्रेग्नेंट नहीं थी और ये बच्चा क्वीन का नहीं है। यहाँ क्वीन एक्सेप्ट करती है कि ये बच्चा उसका नहीं है और इस कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ उसके भाई चो बियोम इल ने दिया था जब उसका मिसगैरेज हुआ था। लॉर्ड चो हकजू उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है क्योंकि वो रॉयल ब्लड नहीं था और वो उस बच्चे को और उन सभी को मारने की धमकी देता है जो क्वीन के साथ इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। पर बाहर निकलते ही लॉर्ड चो हकजू कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि क्वीन ने उनके चाय में पॉइजन मिलाया था। आफ्टर दैट क्वीन किंगडम का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है और ये स्टोरी स्प्रेड करती है कि उसके फादर प्लेग के वजह से मारे गए। मीनवाइल प्रिंस गैंगवा आइलैंड पर अपने दूर के वंशज वॉन यू से मिलता है। वॉन यू जोर देकर कहते हैं रॉयल्टी और आम लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। हालांकि प्रिंस जोर देकर कहते हैं कि उनका शाही खून इम्पोर्टेंट है। योंगशिन प्रिंस को इन्फॉर्म करता है कि कैप्चर्ड लोगों को अगले दिन मार दिया जाए। प्रिंस योंगशिन से पूछता है कि तुम मेरे प्रति वफादार क्यों हो। योंगशिन जवाब में कहता है कि उसे लगता है कि प्रिंस जोशियन में जरूर बदलाव लाएंगे। बैक इन हैनयांग, क्वीन बियोमपॉल से मिलके थैंक्स कहती है उसके फादर के फ्यूनरल के अरेंजमेंट के लिए और बियोमपॉल को रॉयल कमांडरी का हेड बनाती है। बियोमपॉल के सीओबी के बारे में पूछने पर क्वीन उसे बताती है कि उसे उसने दूर भेज दिया है, पर एक्चुअली में उसने सीओबी को सेल में कैद करके रखा था जो उसके पैलेस के नीचे विद सेवरल ज़ॉम्बीज, ताकि सीओबी उस डिजीज के बारे में और ज्यादा जान सके सो दैट शी कैन यूज इट टू इंक्रीज हर पावर। हैनयांग के बाहरी इलाके में प्रिंस अपने सोल्जर्स की रैलीज करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फोर्सेस क्वीन के आदेश पर विद्रोही सोल्जर्स के फैमिलीज को मारने की तैयारी कर रहे थे। विद्रोहियों में से एक अपने परिवार की सुरक्षा के बदले में प्रिंस के ठिकाने के स्थान का खुलासा करते हुए गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके बाद रॉयल सोल्जर्स उस बिल्डिंग पर हमला करती है पर वहाँ कोई नहीं मिलता उन्हें। ये एक चाल थी प्रिंस एंड कंपनी की कि रॉयल सोल्जर्स किले से दूर रहे। इसके बाद प्रिंस सिटी में एंटर होता है और किले के दरवाजों को सील करवा दिया जाता है। एट द एग्जीक्यूशन साइट बियोमपॉल पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता विद्रोहियों के फैमिलीज पर। उसी टाइम प्रिंस आके एग्जीक्यूशन रुकवा देता है, जहाँ बियोमपॉल एंड हेड ऑफ कमांडरी अपनी लॉयल्टी का प्लेज लेते हैं प्रिंस के लिए। मीनवाइल मिनिस्टर ऑफ वॉर पुलिस ब्यूरो में क्वीन के लॉयल्स को टेक ओवर कर लेते हैं। ये न्यूज क्वीन तक पहुंचती है पर वो भागने के बजाय अपने स्टेपसन से मिलना पसंद करती है। आउटसाइड पैलेस मिनिस्टर ऑफ वॉर भी प्रिंस को ज्वाइन करते हैं और अदर रॉयल ऑफिशियल्स भी प्रिंस से माफी मांगते हैं और प्रिंस को ज्वाइन करते हैं। द प्रिंस एंड हिज फॉलोअर्स मार्च टू द थ्रोन हॉल टू कन्फ्रंट द क्वीन। क्वीन थ्रोन छोड़ने से मना कर देती है और प्रिंस को क्रिमिनल कहती है फॉर मर्डरिंग हिज फादर एंड इंसिस्ट दैट द थ्रोन बिलोंग्स टू हर सन। पर ऑफिशियल्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में ये किंग का बेटा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। स्टिल क्वीन रिफ्यूज करती है थ्रोन छोड़ने के लिए। हाउएवर अ मेड वांट्स द क्वींस चीफ कोर्ट लेडी और ये क्वीन की लास्ट चाल होती है प्रिंस को थ्रोन लेने से रोकने के लिए। यहाँ कोर्ट लेडी ज़ॉम्बीज को फ्री कर देती है। सीओबी भी किसी तरह एस्केप करती है, जहाँ वो ज़ॉम्बीज को पैलेस के सर्वेंट्स पर और ऑफिशियल्स पर अटैक करते हुए देखती है। प्रिंस को आवाजें सुनाई देती है कुछ ही दूरी पर एंड क्वीन डिक्लेयर्स दैट इफ शी कांट हैव द थ्रोन नो वन कैन। सीओबी प्रिंस को आके इन्फेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करती है। प्रिंस तुरंत अपने सैनिकों को बैटल के लिए रेडी करता है। कुछ सैनिक सीओबी एंड क्वीन के साथ थ्रोन हॉल में ही रहते हैं, बाकी प्रिंस
के साथ ज़ॉम्बीज को रोकने जाते हैं। पहले तो वो थोड़े ज़ॉम्बीज को रोकने में कामयाब होते हैं, पर पीछे से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। इसी बीच मिनिस्टर ऑफ वॉर को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वो खुद को सैक्रिफाई कर देते हैं। सर्वाइवर्स इन द थ्रोन रूम भी ज़ॉम्बीज द्वारा घेर लिए जाते हैं। नाइट फॉल्स ऑन द पैलेस एंड सर्वाइवर्स इन्फेक्टेड के बीच फंस जाते हैं। ज़ॉम्बीज थ्रोन रूम में अटैक करते हैं, जहां पहले तो सैनिकों को और बाद में क्वीन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सीओबी क्वीन के बच्चे को लेके एक जलते हुए कपड़े से खुद को कवर करके वहां से निकलती है और एक स्टोर रूम में खुद को सेव करती है। मीनवाइल प्रिंस एंड फॉलोअर्स ज़ॉम्बीज को बैक गार्डन की तरफ अट्रैक्ट करते हुए ले जाते हैं, जो कि लेक से घिरा हुआ था और विंटर में लेक जम चुकी थी। ज़ॉम्बीज को लेक पर लाने के बाद सोल्जर्स आइस ब्रेक करने में नाकामयाब होते हैं। इसी के चलते प्रिंस एंड फॉलोअर्स सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पर प्रिंस एक ज़ॉम्बी को उठा के आइस पर पटकता है, जिससे आइस टूट जाती है और इन्फेक्टेड पानी में गिरते ही मर जाते हैं। और जो लोग मरे नहीं थे अभी तक, वो बच जाते हैं क्योंकि वॉर्म्स उनके बॉडी से निकल चुका था। इन स्टोर रूम सीओबी बच्चे के हाथों में ज़ॉम्बीज द्वारा काटे जाने को नोटिस करती है। आफ्टर ऑल द क्राइसिस प्रिंस फाइंड द सीओबी विद क्वीन्स सन और वो शॉक हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे भी काट लिया था। प्रिंस उस बच्चे को भी मार देना चाहता था क्योंकि इन फ्यूचर वो सबके लिए खतरा बना रहेगा, पर सीओबी उसे एश्योर करती है ये बच्चा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होगा। 7 years लेटर प्लेग एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुका है और जोशन अपने न्यू किंग ली योम के अंडर नॉर्मल चल रहा है। न्यू किंग अपने फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं जो 7 साल पहले प्लेग में मारे गए थे, पर वॉन न्यू उन्हें बताते हैं वो रिकॉर्ड सील्ड है। एज द किंग रिटर्न्स टू हिज क्वार्टर्स ही पासेस हिज रियल मदर हु हैज एंटर्ड सर्विस एज अ कोर्ट लेडी। अपने घर के रास्ते में बियोम पॉल हैनयांग के सड़कों पर योंग शीन से मिलता है और उसे ड्रिंक्स पर इनवाइट करता है। योंग शीन उससे न्यू किंग के हेल्थ के बारे में पूछता है, जिसपे बियोम पॉल उसे बताता है कि न्यू किंग बिल्कुल हेल्दी है और प्रिंस चैंग के अनुरोध के अनुसार उनकी परवरिश अच्छे से हो रही है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ प्रिंस ने फैसला किया था थ्रोन मू योंग के सन को देने का और उससे प्लेग की बातें छुपाने का, और उसने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि न्यू किंग को कुछ ना बताया जाए। यहाँ तक कि प्रिंस ने अपने को भी डेड घोषित करवाया था रिकॉर्ड्स में, और इसी के चलते न्यू किंग को प्लेग के रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए गए थे। प्रेजेंट में योन शीन बियोम पॉल को सीओबी की प्लेग पर लिखी गई एक जर्नल देता है, जिसमें लिखा था रेजुरेक्शन प्लांट में जो वॉर्म एक्ट्स मिले थे वो वॉर्म्स ब्रेन पर कंट्रोल करते हैं, जिससे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, जिसके चलते इन्फेक्टेड को पेन फील नहीं होता और क्विकली दे डेवलप एन इंसेंटिबल हंगर फॉर ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड। और इन इन्फेक्टेड के काटने से वॉर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं न्यू होस्ट ब्लड स्ट्रीम में, बट इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म देम। हाउएवर इट विल लोअर द बॉडी टेम्परेचर अंटिल दे इवेंचुअली डाई। ये डिजीज इनिशियली फैलनी शुरू हुई फिजिशियन ली के क्लिनिक से, जहां लोगों ने कुक्ड मीट खाया उस इंसान का जिसे प्लेग विक्टिम ने काटा था, और इसके बाद वो सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए और जिन्हें ज़ॉम्बीज ने काटा वो भी ज़ॉम्बीज बन गए। पर हर कोई ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट नहीं होता। काटने के बाद अगर विक्टिम अपने वुंड को पानी में डाल दे मरने से पहले, तो वॉर्म्स निकल जाते हैं ब्रेन तक पहुंचने से पहले, जिससे ये डिजीज ठीक हो जाती है। इन एडिशन न्यू बॉर्न्स आर इम्यून टू द डिजीज इवन इफ दे आर बीटन, क्योंकि उनका ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता। क्योंकि ये वॉर्म्स कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, इसीलिए ये स्प्रिंग एंड समर में इनएक्टिव होते हैं। इन ऑटम एंड विंटर इनके एक्टिव होना सन के ऊपर डिपेंड करता है, पर एक्सट्रीम विंटर में ये डे एंड नाइट एक्टिव रहते हैं। पर अभी भी सीओबी को ये पता नहीं चल पाया था कि फिजिशियन ली के क्लिनिक में पानी में मीट को पकाने के बाद भी इन्फेक्शन कैसे फैला। अभी भी कुछ है जो जानना बाकी है रेजुरेक्शन प्लांट के बारे में। बियोम पॉल शॉक्ड होता है 7 साल बीतने के बाद भी सीओबी प्लेग पर रिसर्च कर रही है, पर योन शिंग उसे बताता है कि रेजुरेक्शन प्लांट पूरे कंट्री में उगाया जा रहा है। एक गांव के एल्डर पर्सन ने बताया उन्हें कि उसके बेटे ने ये उगाया था। उसने इस प्लांट के बीज को चीन के किसी मर्चेंट से येलो रिवर के पास खरीदे ताकि कुछ पैसे कमा सके। यहाँ उन्हें बताया गया था कि ये प्लांट मरे हुए को जिंदा कर देती है। बियोम पॉल हैरान
हैरान होता है कि कोई इतना खतरनाक सामान बेच सकता है। यॉनशीन कहता है कि जिसने भी बीज बेचा उसने विलेजर्स को ये भी बताया कि प्लांट का यूज कैसे करना है, और सीओबी कन्विंस्ड है कि रेजुरेशन प्लांट के बारे में कुछ बहुत बड़ा है जो जानना जरूरी है। यॉनशीन उसे बताता है कि प्रिंस ने उसे यहाँ दूसरे आउटब्रेक के लिए वार्न करने के लिए भेजा है, और अभी प्रिंस नॉर्थ के साइड गए हैं सीड सेलर का पता लगाने। हमें आगे प्रिंस चैंग एंड सीओबी एक अबैंडन्ड विलेज में जाते दिखते हैं, जहाँ सीओबी को रेजुरेक्शन प्लांट मिलता है। एक इन्फेक्टेड गर्ल जिसके पैरों पर बेल्स बंधे थे उन पर अटैक करती है। प्रिंस उसे आसानी से मार देता है, पर बहुत सारे बेल्स की आवाजें फॉरेस्ट से आनी शुरू होती है, और एक मिस्टीरियस वुमेन को एक्सपेरिमेंट करते हुए केस्ड इन्फेक्टेड के ऊपर दिखाया जाता है। एंड बैक इन हैनयांग एक पैरासिटिक वॉर्म किंग के बॉडी से ब्रेन तक पहुंच जाता है, और सीजन 2 यही खत्म हो जाता है। इन सारी मिस्टीरियस क्वेश्चन के आंसर्स हमें आने वाले स्पेशल एपिसोड किंगडम आशीन ऑफ द नॉर्थ में देखने को मिलेगा, जो कि जुलाई एंड में रिलीज होने वाला है, जहां ये तो क्लियर है कि लास्ट में दिखाई गई मिस्टीरियस वुमेन और कोई नहीं आशीन है, और उसी के बैक स्टोरी से रेजुरेक्शन प्लांट के मिस्टीरियस क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।